सॉल्यूशन। देखो जरा ध्यान दो, जैसे सपोज करो कि हमने यहाँ पे ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, ठीक। और इस सॉल्यूशन में हमने क्या करा है, ये दो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, दो मेटल के रॉड हैं जिनको हमने क्या बना लिया है, इलेक्ट्रोड। इससे भी वायर कनेक्ट कर दिया, इससे भी वायर कनेक्ट कर दिया। अब सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ से फिर यहाँ तक कैसे पहुँचेगा, इस सॉल्यूशन के थ्रू, जो सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है। दिस इज फिल्टर्ड विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट समझते हो ना, ऑल दोज कंपाउंड विच डिसोसिएट एंड प्रोड्यूस आयंस इन वाटर, हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से करंट आया रॉड तक, इस मेटल के रॉड तक, फिर यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचेगा, इलेक्ट्रोलाइट पहुंचाएंगे। इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं वो यहाँ से यहाँ तक करंट को कंडक्ट करेंगे, फिर यहाँ पहुंच जाएगा, फिर तो वायर से आगे बढ़ ही जाएगा। नहीं समझ में आ रहे, ठीक। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों जो मेटल का रॉड है, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं L। द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज L। और इनका जो एरिया है वो हमने मान लिया कितना, A, स्मॉल a। क्लियर है। अब एक बात बताओ, रेसिस्टेंस आप जानते हैं क्या होता है रेसिस्टेंस, द नेचर ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यही तो बात है, किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का वो नेचर जिसकी वजह से वो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस। अब फिलहाल मैं यहाँ पे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रेसिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, रेसिस्टेंस की, कंडक्टेंस पे भी आएंगे आगे अभी। तो यहाँ ध्यान दें, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रेसिस्टेंस depends upon two factors. Resistance depends upon two factors. पहला, एक बात बताओ, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, क्या इसका रेसिस्टेंस उतना ज्यादा नहीं होगा। भाई आयन को यहां से यहां तक पहुंचना है, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां ट्रांसफर होगा। अब अगर ये दूर दूर होंगे तो ज्यादा देर लगेगी हमारे आयन को यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट को पहुंचाने में, तो इसका रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। नहीं समझ पा रहे। और अगर ये पास पास होंगे तो हमारा आयन फटाफट यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा और फटाफट करंट फ्लो हो जाएगा और रेसिस्टेंस उस केस में कम होगी। तो जितना ज्यादा ये दूर होंगे, मतलब L जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेसिस्टेंस। बोलो। तो पहला जो फैक्टर है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। और जो डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, L से। तो मैंने अभी अभी बताया जितना ज्यादा दूर होंगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, क्योंकि उतनी ही ज्यादा देर लगेगी आयन को यहाँ से यहाँ तक करंट को पहुंचाने में। तो मैं बोल सकता हूँ R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरा जो फैक्टर है वो है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। एक बात बताइए, अगर इनका एरिया ज्यादा होगा, ये बड़ी बड़ी होंगी रॉड्स, तब ज्यादा करंट इधर से इधर जल्दी पहुंच जाएगा, या ये रॉड छोटी होंगी तब जल्दी पहुंच जाएगा। देखो, अगर ये रॉड का साइज बड़ा बड़ा हुआ, मान लो ये रॉड भी बहुत बड़ी है, ये रॉड भी बहुत बड़ी है, तो जब इधर से इधर आयन जाएंगे ना तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहां से जब चलेंगे तो यहां जाके टकरा जाएंगे। अगर ये रॉड बड़ी हुई तो आयन यहां से यहां तक टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर ये रॉड छोटी हुई, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक रॉड तो इस तरीके से है आपकी, है इस तरीके से, और एक रॉड का साइज ये है। अब जब आयन आएगा तो यहाँ ज्यादा चांस है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाएगा तो जाके इससे टकरा जाएगा, और यहाँ पे थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो ऊपर नीचे से निकल जाएगा। बोलो। तो करंट कहाँ अच्छा कंडक्ट होगा, इधर। रेसिस्टेंस कहाँ ज्यादा अच्छी होगी, इधर। तो एरिया जितना कम होगा उतना रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। नहीं समझ में आ रहे, बोलो। तो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, तो एरिया जितना छोटा होगा उतना ही करंट यहां से यहां पहुंचना मुश्किल और रेसिस्टेंस उतनी ही ज्यादा।
तो ये हो जाएगा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बोलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मैं जरा उसको रफ कर देता हूं पहले। तो देखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या बन जाएगा, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। L ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा ये, हाँ तो ये आ जाएगा इधर R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। हाँ ऐसे ही बना दो, ठीक है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एक चीज और मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एक हमारे पास एक नया टर्म है सेल कांस्टेंट। क्या होता है ये सेल कांस्टेंट? देखो किसी भी दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस और उनके एरिया का जो रेशियो होगा उसे हम क्या कहेंगे, सेल कांस्टेंट। मैं बोल सकता हूँ द रेशियो ऑफ L एंड A इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। पेपर में कई बार आ जाता है डिफाइन सेल कांस्टेंट, तो आप बता सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट अगर आपको निकालना हो तो क्या हो जाएगा, L अपॉन A। तो पेपर में अगर आ जाए भाई सेल कांस्टेंट का वैल्यू बताइए, कैलकुलेट करिए, तो आपको L अपॉन A पूरे का वैल्यू बताना है, L अपॉन A पूरे का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूनिट की, तो यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट क्या होगा, L अपॉन A। अब L का सेंटीमीटर लेंगे लेंथ, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, ठीक। अगर मैं बात करूं R के बारे में, R क्या है इधर, R इज रेसिस्टेंस, ठीक है। और यूनिट ऑफ R तो आप समझते ही हो, यूनिट ऑफ R क्या होगा, दिस इज ओम, ठीक है, ठीक है ना। अगर हम बात करें रो के बारे में, तो ये क्या है, दिस इज रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अगर हम बात करें यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ रो, तो अगर मेरे को यहाँ रो निकालना हो तो क्या हो जाएगा, RA अपॉन L, RA अपॉन L हो जाएगा, RA अपॉन L। अब R का यूनिट क्या होगा, ओम। A को हम लेंगे यहाँ सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस जो है वो छोटी डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर में लेंगे, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा ओम। यहाँ देखिए, एज वी नो दैट रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। बोलो यस और नो। भाई रेसिस्टेंस क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वो नेचर जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोक रहा है, और कंडक्टेंस क्या है, किसी भी सब्सटेंस का वो नेचर जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहा है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, बोलो ठीक है। तो रेसिस्टेंस और कंडक्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? रेसिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस का नेचर जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, और किसी भी सब्सटेंस का नेचर जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है, उसे क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर कंडक्टेंस ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। जी क्या है आपका, कंडक्टेंस। अच्छा, आर के लिए मैंने अभी आपको इक्वेशन 3 में लिखवाया, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एल अपॉन ए, और दिस इज 1 अपॉन जी। अगर मुझे जी का वैल्यू बताना हो तो मैं क्या लिख दूंगा, ए अपॉन एल। बोलो यस और नो। जी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक हमें क्या चाहिए, कांस्टेंट। तो यहाँ जो हम कांस्टेंट यूज करने वाले हैं वो कांस्टेंट है के, और ये के नहीं है, ये इसको नीचे की तरफ खींच के ले जाना, इसे कहते हैं कप्पा, के ए डबल पी है। अब ये बाहुबली का कटप्पा मत समझ लेना। हाँ, तो जी इज इक्वल टू के ए अपॉन एल। तो दिस इज योर फॉर्मूला नंबर, इक्वेशन नंबर 4 हो गया ये, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ गया। अच्छा जरा यहाँ देखो, बाय इक्वेशन
4। इसी को मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ, G इज इक्वल टू के ए अपॉन एल। तो मैं अगर के निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, जी एल अपॉन ए। अच्छा, जी की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आर। बोलो यस और नो। भाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो मैं यहाँ जी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, और ये हो जाएगा के। तो कई बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल में जी की वैल्यू पूछ लेता है, तो आप ये वैल्यू इससे कर लेंगे। कई बार आर और एल और ए दे देगा तो आपसे के पूछ लेगा, ठीक है। तो मतलब के का मतलब होता है कंडक्टिविटी, जैसे रो का मतलब क्या होता है, रेसिस्टिविटी, वैसे ही के का मतलब क्या है, कंडक्टिविटी। बताता हूँ अभी इसके बारे में। आगे आप ये देखिए, तो हमारे पास ये दोनों फॉर्मूले आ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेयर जी क्या है आपका, जी इज कंडक्टेंस, ठीक है। अगर हमसे एक बात करें यूनिट ऑफ जी के बारे में, यूनिट ऑफ जी, तो फॉर्मूला क्या है आपका जी का, के अपॉन एल, है ना। नहीं, जी के लिए फिर आप ऐसे करिए, जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। बोलो, अरे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी है, तो जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर करके करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओम, और ये फाइनली क्या बन जाएगा, ओम इनवर्स। तो यूनिट ऑफ जी क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स। इसी की जगह पे हम लोग कई बार क्या यूज कर लेंगे, साइमंस। साइमंस, तो साइमंस और ओम इनवर्स बोथ आर द यूनिट ऑफ जी, ठीक। अब बात कर रहे हैं इस के बारे में, कप्पा है, इसे के ही बोल रहे हैं फिलहाल तो हम। तो के क्या है यहाँ पे, के इज कंडक्टिविटी। जैसे वहां पे वो रेसिस्टिविटी है, कंडक्टिविटी, वहां पे उसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, या इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक। अब अगर हम बात करें यूनिट ऑफ के बारे में, यूनिट ऑफ के, तो यहां से निकालो, यहां से निकालिए, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एल अपॉन ए। बोलो, हो जाएगा ना। तो के इज इक्वल टू हो जाएगा जी एल अपॉन ए, और जी का यूनिट क्या है आपका, ओम इनवर्स, और इनटू सेंटीमीटर, और यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ओम इनवर्स, और ये एक तो कट जाएगा, 1 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। या फिर मैं ओम इनवर्स की जगह पे क्या लगा सकता हूँ, साइमंस। तो ये हो जाएगा साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ, उसी वजह से कर दिया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत, तो ये दो फॉर्मूले आ गए, और जी क्या है हमारा कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का यूनिट आ गया, के क्या है कंडक्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कांस्टेंट है, और उसका यूनिट आ गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहां तक नोट करो, फिर आगे बात करेंगे। ये देखो, इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके नीचे से ये करना है, ठीक है। L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जो दो हमारे इलेक्ट्रोड है, मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, हैं, दो मेटल का रॉड है, तो दोनों मेटल के रॉड के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, और दोनों का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं समझ में आ रही, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। L 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक बात बताओ, देन, नहीं रुक जाओ भाई, देन वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स कितना वॉल्यूम होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 1 ml। समझ पा रहे हैं, जैसे दोनों के बीच का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर। अब दोनों के बीच में जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, या एरिया इंटू एच। बोलो, तो एरिया ये क्या, और एच हो जाएगा दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो। तो एरिया कितना 1, और डिस्टेंस भी कितना 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको मैं क्या मान सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 1 ml के। नाउ बाय फॉर्मूला, अब हम लगा ले रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला। तो जी का फॉर्मूला क्या है, जी इज इक्वल टू के अपॉन एल।
तो G इज इक्वल टू के, ये भी 1 माना है ये, तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, यानी कि कंडक्टेंस किसके बराबर हो गई, कंडक्टिविटी के बराबर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बराबर, ठीक है। अच्छा लेकिन ये कंडक्टिविटी है किसकी, 1 ml सोल्यूशन की, बोलो 1 ml सोल्यूशन के लिए ही तो निकल के आया कंडक्टेंस। ये जो कंडक्टेंस निकाला है आपने, ये किसके लिए निकाला है, एरिया 1 रख दिया, L1 रख दिया, सोल्यूशन कितना हो गया 1 ml। तो ये जो कंडक्टेंस आया ये 1 ml सोल्यूशन के लिए आया है। तो मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकता हूं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml solution is equal to conductivity of solution, conductivity of solution, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml solution किसके बराबर है, कंडक्टिविटी के, ठीक है। तो यहां तक आप नोट करिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मोलर कंडक्टेंस, ठीक, चलिए यहां तक करो। मोलर कंडक्टेंस डिनोटेड बाय लैम्डा m। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, देखो इधर, द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 mole electrolyte, the conductance of a solution containing 1 mole electrolyte is called molar conductance, molar conductance, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है और इसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, इट कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। अब इसका वॉल्यूम कितना है इससे कोई मतलब नहीं है, अब इसका वॉल्यूम चाहे 5 लीटर हो, 2 लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट कितना पड़ा हुआ है, 1 मोल, ठीक। तो ये एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़ा हुआ है, वॉल्यूम कितना है इससे कोई मतलब नहीं। अब हमने क्या करा, इसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसकी कंडक्टेंस हमने चेक करी कि ये कितना इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर पा रहा है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़े हों, उसकी जो भी कंडक्टेंस होगी, जो भी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसकी कंडक्टेंस को हम क्या नाम दे देंगे, मोलर कंडक्टेंस। नहीं समझ पा रहे, नो मैटर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम चाहे जितना भी हो। तो पॉइंट याद रखना है, एक ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जिसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़े हैं उसे क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। वॉल्यूम चाहे जितना हो, वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। तो वही हमने लिख दिया इधर, द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस, ठीक। अब इसको ऐसे समझिए, सपोज there is a solution of molarity m, एक सॉल्यूशन हमारे पास है जिसका मोलरिटी कितना है, m। अच्छा अगर मान लो किसी का मोलरिटी 2 है, इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में कितने मोल पड़े हुए हैं, 2 मोल, 2 मोल पर लीटर, ऐसी तो होता है। अगर किसी का मोलरिटी 5 है, इसका मतलब 5 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नहीं समझ रहे, तो अभी अगर मोलरिटी m है, इसका मतलब m मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोलरिटी कितनी है, m। इट मींस m मोल इलेक्ट्रोलाइट present in 1 liter solution। m मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने में प्रेजेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में, कोई दिक्कत। अब m मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो 1 मोल कितने में होगा, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन कितने में होगा, 1/m लीटर में, सही है।
m मोल 1 लीटर में, तो 1 मोल कितने में होगा, 1/m लीटर में। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1/m इंटू 1000 ml में। ऐसे भी लिख सकता हूं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट पड़े हुए हैं कितने सोल्यूशन में, 1/m इंटू 1000 ml सोल्यूशन में, बोलो। या फिर मैं इसको सीधे लिख सकता हूं 1000/m ml सोल्यूशन में। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितने में पड़े हुए हैं, 1000/m ml सोल्यूशन में। कोई दिक्कत? अच्छा, कल हमने एक फॉर्मूला करा था बाय G = K, और इसमें मैंने आपको बताया था कि 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस किसके बराबर होता है, उसके कंडक्टिविटी के बराबर, है ना। लिखवाया था ना कल कंक्लूजन, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन इज इक्वल टू इट्स कंडक्टिविटी। ठीक, तो या मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन इज इक्वल टू 1K, बोलो। तो मैं यहां लिख रहा हूं द कंडक्टेंस इस फॉर्मूले से बता रहे हैं, द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन इज कितना है, 1K। 1 ml सोल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है, 1K, 1K है ना। इसी तरीके से अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं, द कंडक्टेंस ऑफ 2 ml सोल्यूशन, 2 ml सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 2K। जब 1 ml का कंडक्टेंस 1K है तो 2 ml का कितना होगा, 2K, 3 ml का 3K, 5 ml का 5K, और 1000/m ml का 1000/mK, बोलो। नहीं समझ में आ रहे? जब 1 ml का कंडक्टेंस 1K, 2 ml का 2K, 3 ml का 3K, तो 1000/m ml का 1000/mK। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सो कंडक्टेंस ऑफ 1000/m ml कितना हो जाएगा, 1000/m इंटू K। तो 1000/m ml का कंडक्टेंस कितना है, 1000/mK। अच्छा, एक बात बताओ, 1000/m ml में 1000/m ml में इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं, 1 मोल। तो मैं लिख रहा हूं कंडक्टेंस ऑफ 1000/m ml इतना है, तो मैं 1000/m ml की जगह पे क्या लिख सकता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि 1000/m ml में इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 मोल। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख सकता हूं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1000/m इंटू K, बोलो। यहां तक क्लियर है बात? अब यहां आते हैं, तो ये हो गया कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट 1000/m इंटू K। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, यहां लिख चुके हैं, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टेंस। तो मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकता हूं, मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी, 1000/m K। तो मैं यहां लिख रहा हूं कंडक्टेंस ऑफ, चलो दोबारा से लिख देता हूं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1000/m इंटू K। और 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टेंस। तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000/m इंटू K। वही कप्पा चल रहा है ये। और मोलर कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करेंगे, लैम्डा m से। तो मैं चाहूं तो K को आगे भी कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा K इंटू 1000/m। So this is the formula of lambda m molar conductance। तो अगर आपको क्या पता हो, कंडक्टिविटी पता हो, मोलरिटी पता हो, तो आप आसानी से लैम्डा m पता कर सकते हैं। So this is the formula। ठीक है, तो ये लाइन मैंने एक बार दोबारा से वहां लिख दी और फिर ये हमारा आगे सॉल्व हो गया। कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है, नोट करो। तो फॉर्मूला क्या है हमारा यूनिट के लिए, यूनिट ऑफ लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m।
अब के की यूनिट क्या होगी? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, बोलिए, साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। और मोलैरिटी वैसे तो मोल पर लीटर होती है, लेकिन यहाँ हमने जो वॉल्यूम लिया था वो ml में लेके चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? मोल पर ml। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ। साइमन्स अपॉन सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा मोल, और ml को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइमन्स सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर, और ये मोल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब ये क्या हो जाएगा? साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो गई यूनिट ऑफ लैम्डा एम। साइमन्स की जगह पर मैं चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ? ओम इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। नहीं, यही है, ठीक है। नोट करो इसको, यूनिट को, फिर आगे बढ़ेंगे। द रेसिस्टेंस ऑफ conductivity cell containing 10 to power minus 3 mkcl solution at 25 degree Celsius is 1500 ohm, ठीक है। आगे, व्हाट इज दी सेल कांस्टेंट? व्हाट इज दी सेल कांस्टेंट इफ conductivity of 10 to power minus 3 m KCl solution at 25 degree Celsius is 1.5 10 to power minus 4 1.5 10 to power minus 4 साइमन्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या कह रहा है? द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, एक सेल है ना, और उसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10 टू पावर माइनस 3 एम KCl सोल्यूशन, यानी कि एक सेल है जिसके अंदर KCl सोल्यूशन पड़ा हुआ है, कितनी मोलैरिटी के साथ? 10 टू पावर माइनस 3, और 25 डिग्री सेल्सियस पे उसकी रेसिस्टेंस कितनी है? 1500 ओम। और वो कह रहा है व्हाट इज दी सेल कांस्टेंट, हमें सेल कांस्टेंट बताना है, मतलब L/A बताना है हमको, ठीक है। इफ कंडक्टिविटी ऑफ 10 टू पावर माइनस 3 एम KCl सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस, ये कंडक्टिविटी और दे रखी है, तो दो चीजें गिवन है, एक तो कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है, हालांकि तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 10 टू पावर माइनस 3 एम, ठीक है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन। टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, हालांकि हमारे काम में नहीं आएगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी, 25 डिग्री सेल्सियस। और क्या गिवन है आपका? व्हाट इज दिस? रेसिस्टेंस 1500 ओम, और ये क्या है आपकी? कंडक्टिविटी, है ना। तो आप यूनिट से भी पहचान सकते हैं ये क्या है, कंडक्टिविटी का। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कंडक्टिविटी का यूनिट होता है, तो कंडक्टिविटी मीन्स 1.5 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है। अब आप ये देखो, आपको मैंने कई सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, जैसे कि एक तो सबसे पहले यही था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए, है ना। एक था G इज इक्वल टू K A अपॉन L, एक था K इज इक्वल टू 1 अपॉन R L अपॉन ए, फिर एक अभी आया था लैम्डा M इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन M, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, तो यही फॉर्मूले आपके यूज होने हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर, ये सब के सब आपके न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाएंगे। फिलहाल आप ये देखो कि आपको बताना क्या है? सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का मतलब है कि आपको L/A बताना है। अब L/A आपके कौन से फॉर्मूले में आ रहा है? दो में आ रहा है,
यहाँ पे आ रहा है L/A, हालांकि यहाँ भी L/A तो यहाँ भी निकल सकता है। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं L/A आ रहा है, तो उसमें R और K चाहिए, तो L/A हम निकाल देंगे। तो R और K हमें दोनों ही गिवन है, इधर R भी गिवन है, K भी गिवन है, तो उसी फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, कप्पा इज इक्वल टू 1/R L/A। बोलिए अब यहाँ पे K की वैल्यू क्या दे रखी है। अच्छा, मैं इसको K R को इधर लाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और क्या बचेगा L/A, यानी कि L/A इज इक्वल टू K इंटू R। अब K कितना है, ये दिस इज K 1.5 10 टू पावर -4 और R कितना है 1500। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 10 टू पावर -1। ठीक है, ये आ जाएगा L/A और इसका यूनिट क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत, L/A पूछा है। 4 फॉर्मूले अभी तक डेराइव करें तो आपने यूज कर लिया थर्ड वाला। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस of a column of 0.05 m KOH solution of length 50 centimeter and area of cross section 0.625 centimeter square is 5 into 10 to power 3 ohm. Calculate its resistivity, conductivity and molar conductivity. Molar conductivity means वही molar conductance, ठीक। The electrical resistance of a column of this m KOH, ये क्या गिवन है कॉन्सेंट्रेशन KOH सोल्यूशन की, ऑफ लेंथ इतनी, लेंथ इतना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गई रेसिस्टेंस। और हमें क्या क्या बताना है, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। चलो लिख लो, पहले गिवन लिख लो क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारे पास मोलरिटी क्या है 0.05 m, लेंथ कितना है, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, एरिया इज 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेसिस्टेंस इज 5 इंटू 10 टू पावर 3 है ना। 3 चीज़ें बतानी है। चलो मैं सारे फॉर्मूले लिख दूँ इधर। तो फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, G इज इक्वल टू के अपॉन एल, K इज इक्वल टू 1/R L अपॉन ए और लेमडा m इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/m। दीज आर 4 फॉर्मूले। सबसे पहले हम क्या पता कर सकते हैं बताइए जरा। देखो अगर हम रेसिस्टिविटी बताएं तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो हमें सही रेसिस्टिविटी निकाल लेते हैं पहले। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RA अपॉन एल। अब R कितना है आपका 5 इंटू 10 टू पावर 3 और एरिया 0.625, ठीक है। और आपका लेंथ कितना है, लेंथ इज 50। इसको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.625 10 टू पावर 2, ठीक है, ओम सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, रेसिस्टिविटी आ गई। दूसरा हमसे क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी भी बताइए के। तो के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है 1/R L अपॉन ए। अब 1/R में क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 5 10 टू पावर 3 और मल्टीप्लाई L कितना हो जाएगा 50
और एरिया मीन्स 0.625। सो कर लेना सॉल्व, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सीधे ही आंसर बताऊंगा यहाँ पे 10.6 10⁻⁻4। ठीक है, ये हो जाएगा साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब लास्ट क्या रह गया आपका, बताओ जरा, मोलर कंडक्टिविटी। तो वो भी हो जाएगा लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000, है ना, लास्ट वाला फॉर्मूला है एम। अब लैम्डा के तो ये आ गया ऊपर, तो 10.6 10⁻⁻4 और ये हो जाएगा 1000। और एम कितना है, एम इज गिवन एयर 0.05। कर ले।